स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए यूपी पुलिस भर्ती 2024, इसके अलावा असिस्टेंट या फिर हेड ऑपरेटर की परीक्षा आपके नज़दीक है। ऐसे में गाइज आप जानते हैं कि जो रेडियो ऑपरेटर या फिर कहा जाए कि असिस्टेंट ऑपरेटर, इसमें जीके और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस आने वाले हैं या जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैंने गाइज आज से क्लास स्टार्ट की है। हालांकि इसके पहले मैंने बहुत सारी क्लासेस करवा दी हैं, लेकिन फिर से एक नए सिरे से मात्र कहा जाए तो 30 दिन का समय है। इस 30 दिन को टारगेट करके ये क्लास आपकी स्टार्ट कर रहे हैं और आप इस क्लास को पूरी देख लेना। जो सीरीज हमारी ये चलने वाली है, ये पूरी सीरीज अगर आप देख लोगे तो गाइस मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी। आप ये भी जानते हो कि जीके के या फिर गाइस कहा जाए मैथ के या रीजनिंग के या हिंदी के हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% लाना ज़रूरी है। इस वजह से आपको हर एक सब्जेक्ट को भी ध्यान देना होगा। हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे जीके और साइंस दोनों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन के नंबर को ना ध्यान दें, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में जमदागिन ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। देखो प्राचीन भारत में जमदागिन जो है ये ऋषि का आश्रम था और ये जमानिया में था। प्राचीन समय में जमानिया कहा जाता था और अब ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। भाई ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गाजीपुर में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी उत्तर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 19 से जो 2018 के शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा सवाल है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। जल्दी से बताएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। देखो भाई ये क्वेश्चन आपसे मतलब पूछा ही जा रहा है कि जो पाल राजवंश है इसकी स्थापना किसने की थी या फिर इसके जो संस्थापक माना जाता है ये किसे माना जाता है। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। भाई पाल राजवंश का जो सर्वप्रथम राजा था ये कौन था। सही आंसर हो जाएगा आपका गोपाल। राइट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा आपका ए उत्तर। ठीक है, ए ऑप्शन ए विकल्प बिल्कुल राइट होगा मेरे प्यारे भाई। अगर कहा जाए कि जो पाल राजवंश है इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर थे वो कौन थे, तो वो थे धर्मपाल। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और मेरे प्यारे भाई अगर आपसे पूछा जाए कि पाल राजवंश की राजधानी कहाँ पे थी, तो इनकी राजधानी जो थी मुंगेर थी। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। और मेरे प्यारे भाई जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी जो स्थापना है ये किसने किया था, तो इसका स्थापना जो है धर्मपाल ने किया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है समझो। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बहुत इंपॉर्टेंट गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ सही उत्तर क्या होगा। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। भाई राजगृह थी और उसके बाद वो राजगृह से लेकर के पाटलिपुत्र ले गया। और ये किसने किया, ऐसा काम किसने किया, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सही उत्तर जो हो जाएगा मेरे भाई ये हो जाएगा आपका अजातशत्रु ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अजातशत्रु, जिसे पितृहंता के नाम से भी जानते हैं। ये हर्यक वंश से संबंधित हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, हर्यक वंश से संबंधित हैं और अजातशत्रु ने ही पितृहंता वंश की मतलब शुरुआत की थी। यानी कि इन्होंने सबसे पहले अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बेटा बिंबिसार की हत्या की थी और उसके बाद ये गद्दी पर बैठे, है ना भाई। तो ये जो अजातशत्रु हैं ये अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र ले गए थे। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन इसका देख लीजिए। अजातशत्रु ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र, यानी कि जिसका पुराना नाम पाटलिग्राम था, के राजनीतिक या रणनीतिक महत्व के कारण उसके किले बंदी की और कालांतर में उसके पुत्र उदयन, यानी कि जो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो जो अजातशत्रु का पुत्र था ये था उदयन और जो अजातशत्रु की हत्या ये उदयन ने ही की थी। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि वाहितावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह कौन है। इसका आंसर आप बताएंगे, नीचे ऑप्शन देखेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया सवाल है। देखो भाई विजयनगर साम्राज्य का सबसे ज़्यादा और विस्तृत वर्णन जो है ये किसने किया, आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। सही आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी, ऑप्शन बी परफेक्ट है, बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया सवाल है। जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या होगा। देखो प्यारे भाई, प्यारे में तो थोड़ा सा समझिएगा। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पे थी मेरे प्यारे भाई। जब पूछा जाएगा आपसे थी कहाँ पे तो आप क्या कहेंगे, कन्नौज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। जो हर्षवर्धन है ये वर्धन वंश से संबंधित हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ये पुष्यभूति वंश से संबंधित हैं। ठीक है, हर्षवर्धन का जो कार्यकाल है ये 606 से लेकर के 647 तक था। ठीक है, यानी कि लगभग ये 41 साल तक शासन किए थे। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था ये हर्षवर्धन ही था। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इनकी बहुत लंबी चौड़ी
कहानी है, तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है। अगला कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ये कहाँ पर दिया था, इसका आंसर आप बताएंगे। बताइए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझिएगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो थोड़ा एग्जाम के थ्रू समझिएगा। मैंने इसकी ट्रिक आपको हर एक वीडियो में बताई है लगभग, जहाँ पे भी बुद्ध से संबंधित सवाल आए हैं, और मैंने ये भी आपको सजेस्ट किया था कि भाई समझिएगा, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हर एक एग्जाम में ये ओरिएंटेड होता है कि बुद्ध से संबंधित सवाल पूछा ही पूछा जाए। गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान, ये अपनी ट्रिक है। कहने का मतलब है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म जो ये लुम्बिनी में हुआ था, बोध गया में उन्होंने ज्ञान दिया, यानी कि बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया। तो भाई हमसे पूछा गया कि अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया, राइट हो जाएगा सारनाथ में। ए ऑप्शन परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझिए, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ, तो आप क्या कहेंगे, 563 ईसा पूर्व में। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी मृत्यु कब हुई मेरे प्यारे भाई, तो 483 ईसा पूर्व में। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जी जो हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिया, तो आप क्या कहेंगे, श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध जी जो हैं ये किस वंश से संबंधित थे, तो ये शाक्य वंश से संबंधित थे। तो इतना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारे आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा। वैसे पूरी PDF मिल जाएगी भाई टेलीग्राम पर। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं, यूपी जेल वार्डर और फायरमैन में पूछे गए हैं, साथ में यूपी SI की परीक्षा में पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे मैंने टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई एडमिन सर पर भेज दिया है। वहाँ से आप सभी क्वेश्चन पेपर को देखिए और उसको परखिए किस तरीके किस लेवल के सवाल आ रहे हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। वैसे मैं यहाँ पर प्रीवियस ही आपका करवा रहा हूँ। अगला सवाल है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। और हाँ, ये आज मैं अपना जो एंशिएंट हिस्ट्री है यानी कि जो प्राचीन इतिहास है ये कंप्लीट कर लूँगा। हो सकता है कि कल की क्लास में मैं अपने जो मिडवल है यानी कि जो आपका मध्य भारत है वो मैं कंप्लीट करूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ये टारगेट किया है कि मैं अब आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट करवाते हुए चलूँगा ताकि आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए और क्लासेस भी आपकी बेहतरीन और लाजवाब होती रहें। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे भाई, 23वें आपसे पूछा गया है। समझिए, राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। ये जो ये 23वें थे। और अगर आपसे पूछा जाए 24वें कौन थे, तो वो थे महावीर स्वामी, बी ऑप्शन राइट होगा। मेरे प्यारे भाई 24वें या फिर अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो ये थे महावीर स्वामी। तीसरी बात मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो है महावीर स्वामी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ लीजिए, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझते होंगे। फिलहाल देखिए, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम जो है ये वामा था। इनके समय में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। कहने का मतलब है कि महावीर स्वामी से 250 यानी लगभग 250 साल पहले इनका जो मतलब समय था ये था, ठीक है। पार्श्वनाथ को तपस्या के 84वें दिन सम्मेद पर्वत का ज्ञान प्राप्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपसे पूछा जाएगा वैसे कि जो महावीर स्वामी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो इतना आप जानते हैं। लेकिन अब ये महावीर के स्वामी के ना पूछा जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पार्श्वनाथ का कहाँ पे हुआ था, तो आप क्या कहेंगे, 84वें दिन हुआ था, यानी कि 80 दिन और 4 दिन और, ये सम्मेद पर्वत पर हुआ था भाई। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। जो पार्श्वनाथ थे इनके अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता था। और पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत हैं। ये कौन कौन से हैं, एक है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा है आस्तेय। आस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, अपरिग्रह, ठीक है। इसका प्रतिपादन जो है मेरे भाई ये किसने दिया था, पार्श्वनाथ ने ही दिया था, ठीक है। और 5वां जो महाव्रत है ये कौन सा है, ब्रह्मचर्य, और इसका जो प्रतिपादन है यह महावीर स्वामी ने दिया था। तो कुल मिलाकर के 5 महाव्रत हैं, जो जिसमें 4 महाव्रत जो हैं ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए और 5वां जो है ये है आपका ब्रह्मचर्य और ये दिया गया था महावीर स्वामी के द्वारा, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। अगला सवाल, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, बताओ। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए भाई, मगध साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, ये सवाल आपसे पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी ऑप्शन कालाशोक। देखिए कालाशोक जो है ये मगध साम्राज्य के कहते शासक थे, तो ये थे ऑप्शन डी अंतिम, ठीक है, यानी कि सबसे अंत में इन्हीं का शासन था। अब समझिए मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, तो आप क्या कहेंगे, बताओ। पहले बताओ इसका आंसर, फिर आगे हम बात करेंगे। देखो, पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी जो है मेरे प्यारे भाई ये अशोक, और तीसरी जो है ये कालाशोक में हुई थी, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। वैसे अगला सवाल है आपके सामने, आर्यभट्ट कौन थे। आर्यभट्ट जो है ये एक प्रसिद्ध क्या था, आर्यभट्ट क्या था।
समझो। आर्यभट्ट, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछा गया। आर्यभट्ट जो है ये एक प्रकार के खगोलवेत्ता हैं। राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, खगोलवेत्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया था? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया सवाल है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? मेरे भाई अगर आपको क्लास बेहतरीन और लाजवाब लग रही है तो लाइक जरूर कर दिया करो। ये लाइक बटन केवल और केवल आपके लिए होता है, ताकि आप अपनी प्रतिक्रिया दे पाओ कि अगला आपके लिए बंदा मेहनत कर रहा है, जो क्रिएटर हैं वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत को और भी उत्साहित करने के लिए आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करा करें। भाई आप क्लास को लाइक कर दिया करो, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, नहीं अच्छी लग रही है तो डिसलाइक ही कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करो, क्योंकि मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, चीज़ान शिद्दत आपके लिए लगा रहे हैं, इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया सवाल है, सांची स्तूप का निर्माण। देखो सही आंसर हो जाएगा आपका अशोक ने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई थोड़ा सा समझिए, अगर आपसे पूछा जाए अशोक किस वंश से संबंधित हैं तो ये देगा इस मौर्य वंश से, राइट हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे और समझ लीजिए। देखो सांची स्तूप जो है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है। अगर आपसे पूछा जाए कि सांची स्तूप कहाँ पे है तो आप क्या कहेंगे? एमपी में है। एमपी के किस जिले में है? रायसेन जिले में है। स्तूप का निर्माण जो है ये सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। ठीक है, और ये जो स्तूप है सांची स्तूप, इसका भव्य तोरण जो द्वार है और उन पर जो की गई जगत प्रसिद्ध मूर्तिकारी है, ये भारत की प्राचीन कला और मूर्ति कला के सर्वोत्तम उदाहरण में से एक है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आप सभी मित्र के लिए 5000 जीके क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है मात्र 39 रुपये में। इसमें 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करते हैं तो आपको मात्र 39 रुपये में यह ई बुक मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाई ये ई बुक जो है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम को टारगेट करते हुए तैयार की गई है। अगर आप चाहें तो इसे आसानी से परचेज कर पाएंगे। अभी मैं आपको बताऊँगा, पहले आप देख लीजिए इसमें मिलेगा क्या क्या। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ आपको इसमें क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, और ई बुक जो है ये आपकी इमेज एंड कलरफुल है। ठीक है, और मेरे प्यारे भाई इसमें ये आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 8948667652। मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर जो है ये लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। वैसे अगर आपकी इच्छा है तो आप परचेज़ कीजिएगा 8948667652। ठीक है, ओके। अब देखिए आपको बता दें कि अगर आप भाई इसे आज 39 रुपये ना सोच करके इस ई बुक को परचेज़ कर लेते हो तो आपका जी के विषय का डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और एग्ज़ाम में फ़तेह हासिल करने में आपकी पूरी मदद हो पाएगी। ठीक है, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप 8948667652 यह व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करके ई बुक को परचेज कर पाएंगे। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? बताओ, श्वेतांबर और दिगंबर। देखो श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं ये जैन मत के हैं, जैन धर्म के हैं, और राइट हो जाएगा आपका वी ऑप्शन। थोड़ा सा यहाँ पे अगर चाहें तो आप समझ सकते हैं। फिलहाल देखिए जैन धर्म का जो आदि संस्थापक हैं और जो प्रथम तीर्थंकर हैं ये ऋषभदेव हैं, परंतु जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं ये हैं महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, और इनके पिता जो सिद्धार्थ हैं ये वज्जी संघ यानी कि ज्ञात्रक कुल के प्रमुख यानी कि सदस्य थे। अभी ख़त्म ही नहीं हुआ, यह पूरा है, पूरा देख लो। ठीक है, अब आप इसको देखिएगा, वीडियो को पॉज करिए और पूरा अच्छे से पढ़िए। अगर आप इसके पूरे एक्सप्लेन को ही पढ़ लेते हो ना तो गाइज मैं ये इतना दावा कर सकता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अलग से भी क्वेश्चन मिल पाएंगे। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है? यूपी कांस्टेबल 2014 में पूछा गया है कि जातक कथा जो है किससे संबंधित थी? जातक कथाएं जो हैं ये किससे संबंधित थीं? जातक कथाएं जो हैं ये गौतम बुद्ध से संबंधित थीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, गौतम बुद्ध से। थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ लीजिए, जातक कथा जो है मेरे प्यारे भाई ये गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की लोकप्रिय कहानियाँ हैं, इसमें इसका संकलन किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जातक कथाओं में किसका संकलन किया गया है तो ये गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ का इसमें संकलन किया गया है। जो जातक कथा है इसमें कुल मिलाकर के 35 कहानियाँ हैं जिसका संकलन किया गया है। रचना जो है इसकी 3री शताब्दी में माना जाता है। अगला सवाल है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? सही उत्तर जो हो जाएगा आनंद कारज के नाम से जो सिख विवाह समारोह की शुरुआत है किसने की थी? कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा श्री गुरु अमरदास। राइट आंसर हो जाएगा श्री गुरु अमरदास, वी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर आप थोड़ा समझ लीजिएगा अगर इच्छा है तो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्नलिखित में से किसने भारत का दौरा किया था? भारत का दौरा किसने किया था? यूपीएसआई मृतक आश्रित 2016 का सवाल है। बताइए, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? देखो, सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में फहियान आया था। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जो फहियान है यह एक चीनी यात्री था और ये एक बौद्ध यात्री भी था। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि चीनी बौद्ध यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। फहियान के यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो था यह था कि बौद्ध हस्तलिपियों और बौद्ध स्मृतियों को खोजना। ठीक है, फहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत का दौरा किए और वर्ष 399 से लेकर के 414 तक भारत में रहे। वह 3 वर्ष पाटलिपुत्र में और पाटलिपुत्र को सर्वश्रेष्ठ नगर भी बताई। पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन किए। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 19/5/2016 का सवाल है, शिफ्ट नंबर 1 का। प्राचीन भारतीय साहित्य वेद में कुल कितने वेदों की संख्या है? वेदों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरे भाई जल्दी जल्दी आंसर दीजिए ताकि हम कम समय में सभी प्रश्न को कवर कर पाएँ। देखो, सबसे प्राचीन साहित्य वेद कौन सा है? सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए मेरे प्यारे भाई, साहित्य वेदों की संख्या है कुल मिलाकर के 4। और सबसे प्राचीन पूछा जाएगा तो आप जानते ही हैं ऋग्वेद है। तो हमसे पूछा क्या गया है कुल वेदों की संख्या, तो जो भी यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन ए 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आप सभी मित्रों से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास को शेयर कर दूँ। भाई देखो, क्लास अगर आप शेयर करते हो और आप भी जानते हैं मैं आपके सामने एक तुच्छ सा हूँ, समझ लो। क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे, मैं कितना भी इधर उधर कह दूं कि भाई आप इस क्लास को देखिए, उस चैनल पे देखिए, हमारी कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि अगर कोई सुनेगा तो वो आप लोगों की सुनेगा। आप ही कहोगे हाँ भाई एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल पे बेहतरीन क्लासेस हो रही हैं, यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए तैयार करवाई जाती है, आप उस पर देखिए क्लास, कम समय में अधिक कंटेंट दिया जाता है, बेहतरीन और लाजवाब क्लास होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो वो भी आएगा देखेगा, उसको भी अच्छा लगेगा तो चैनल के साथ जुड़ पाएगा। तो भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा अपना परिवार जो है ग्रो कर पाएगा। और ये कब हो सकता है? जब आप सभी सपोर्ट करेंगे तब। हमारे अकेले करने से कुछ नहीं होगा, हमारे अकेले करने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। सवाल कह रहा है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में से किसके अवशेष पाकिस्तान में हैं? आपको बताना है कि किसके अवशेष पाकिस्तान में पाए गए हैं। अब देखो यहाँ पे आप समझो थोड़ा सा, जैसे अगर आपसे कहा जाए हड़प्पा, ये कहाँ पर है? ये आपका पाकिस्तान में ही है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो ये कहाँ पर है? ये भी आपका पाकिस्तान सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है। और जो कालीबंगा जो है मेरे भाई ये घग्गर नदी के किनारे, जिसे आप सरस्वती नदी भी आप कहते हैं, फिलहाल सरस्वती नदी का नया नाम ही घग्गर नदी है। ये कहाँ पे है? तो ये अपने इंडिया के राजस्थान में है ना। तो इंडिया के राजस्थान में है, तो ये आपका कहाँ पे? पाकिस्तान में नहीं है। तो केवल ए गलत, बी और सी गलत, केवल बी गलत, ए और बी बिल्कुल राइट होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा देख लीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो इसे स्किप करना उचित नहीं है। देखिए हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित पुरास्थल है। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा स्थल जो है ये रावी नदी के किस तट पर है, बाएं, दाएं या दोनों, ऐसा भी आपसे दिया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? बाएं तट पर है। मोहनजोदड़ो जिसे आप मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला भी कहते हैं, यह सुव्यवस्थित एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और ये पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के किनारे दाहिने तट पर है। ठीक है, तो जो हड़प्पा है मेरे भाई ये आपका बाएं तट पर है, मोहनजोदड़ो जो है ये आपका दाएं तट पर है। तो जोदड़ो यानी कि दड़ो यानी कि दायां, दड़ो दायां, आप ऐसा भी याद रख सकते हैं। इसकी खोज जो है हड़प्पा सभ्यता की ये RD बैनर्जी के द्वारा की गई थी। और कालीबंगन जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कुछ अन्य यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपसे पूछा जाए रोपड़ जो है मेरे भाई ये पंजाब में है, लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है, बनावली जो है मेरे भाई ये हरियाणा में है। इसके अलावा राखी गढ़ी भी हरियाणा में है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि
मतलब भारत में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा जो पुरास्थल है ये कौन सा है, तो ये राखीगढ़ी ही है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रंगपुर जो है ये आपका गुजरात में है, सुरकोटदा जो है ये आपका गुजरात में है, धौलावीरा भी गुजरात में ही है, और राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है, मैंने अभी बताया। दाइमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है, और आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे पूर्वी स्थल है, और मांडा जो सबसे उत्तरी स्थल है ये जम्मू कश्मीर में है, और जो दाइमाबाद है मेरे भाई ये सबसे दक्षिणी स्थल है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और अगर कहा जाए सबसे पश्चिमी स्थल तो वह सुतकांगेडे बलूचिस्तान में। हाँ, एक बात आप और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब स्वतंत्रता के बाद या फिर कहा जाए एक तरीके से तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पे मिला है, तो ये गुजरात राज्य में मिला है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अगला, पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे। देखो, भारत के बाहर से आने वाले एक तरीके से कहा जाए तो माना जाता है कि मध्य एशिया से भारत आए थे, मध्य एशिया से भारत आने वाले, और भारत में बसने वाले कौन थे, तो वो थे आर्य। ठीक है, ये जो कहाँ पे बसे थे तो ये सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे, हालांकि एक तरीके से कहा जाए तो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे, तब अफगानिस्तान जो है ये भारत में ही था। ठीक है, तो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आर्य। यहाँ पे आप थोड़ा समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई, इनका अस्तित्व जो है ये 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच माना जा रहा है, क्योंकि आप भी इतना जानते हैं कि 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जा रहा है, यानी कि वैदिक युग के कार्यकाल के समय में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। घना आसान सवाल है, हालांकि कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा भी गया है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, और इसी में गायत्री मंत्र की जो उल्लेख है ये सब किया गया है। ठीक है भाई, और सबसे ज़्यादा जो श्लोक है, जो सबसे ज़्यादा सूक्तियाँ हैं, वो सब किस में है, तो ऋग्वेद में ही है। तीसरी बात मेरे प्यारे भाई, आपसे पूछा जाए सामवेद। सामवेद को संगीत का वेद भी कहते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और मेरे प्यारे भाई, सामवेद जो है इसमें 7 स्वरों का उल्लेख किया गया है, यानी कि जो संगीत के 7 स्वर है इसका उल्लेख किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनके संबंध में स्थलों को सुमेलित करना है। यहाँ पे आप पहले बता दीजिए, और उसके बाद नीचे दिया गया है कूट भाषा, इसका प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो देख लीजिए 44 नंबर सवाल है, और इसके लिए आप 5 से 6 सेकंड का समय लीजिए और जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। जल्दी जल्दी बताइए। अब देखो, बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित उनके स्थलों को सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे हम पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि मैं आपको बेहतर ढंग से समझा पाऊँ। समझो मेरे प्यारे भाई, देखो इनका जन्म स्थान जो है लुम्बिनी में हुआ था, क्या यह सही है? बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है, 200% सही है। ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध जी को कहाँ पे हुई थी? बोधगया में हुई थी, 201% सही है। प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया गया था, क्या यह सही है? बिल्कुल राइट है मेरे भाई। निर्वाण की प्राप्ति जो है कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, यह भी आपका सही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए 1 2 3 4 बिल्कुल राइट है, सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4, सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लो, यहाँ पर 1 2 3 4 यानी ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। वैसे आप इसको जानते ही होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी इसका आंसर जानते हैं, तो आप इजीली तरीके से इसका आंसर बता पाएंगे। देखो मेरे भाई, सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, सवाल पूछा गया है। ये लिया गया है उपनिषद से। उपनिषद का नाम क्या है? मुंडक उपनिषद। इसको आप ध्यान रखेंगे, कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। राइट हो जाएगा आपका डी उत्तर। यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, सत्यमेव जयते शब्द जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और ये जो शब्द है ये भारत का एक आदर्श वाक्य है। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ ये आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो है सारनाथ, वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ओके, अगला, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना और हिंदू महाकाव्य ये है रामायण, ये सबसे पुराना और हिंदू महाकाव्य है। राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। यूपीएसआई 2011 में पूछा गया है। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लिए लगभग कब से संकेत माना जाता है? मूर्ति पूजा मेरे भाई देखो, मूर्ति पूजा जो है ये कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का जो कार्यकाल है मेरे भाई, ये माना जाता है कि वैदिक काल से। ठीक है, राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, वैदिक काल से। नहीं, सही आंसर इसका मूर्ति पूजा ये आपका, वैसे गाइस एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इसे। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे ये आर्य बता रहा है तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे अभी आर्य मानकर चल सकते हैं फिलहाल के लिए, लेकिन मेरे प्यारे भाई आप इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, अगला सवाल है आपके सामने, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? उपनिषद जो है किसकी व्याख्या करता है, बताओ। देखो मेरे प्यारे भाई, जो उपनिषद है इसकी व्याख्या करता है। उपनिषद का मतलब है कि आर्य के दर्शन और सिद्धांत की व्याख्या।
आर्य के जो दर्शन हो गए, आर्य के जो सिद्धांत हो गए, इन सब की व्याख्या जो है ये उपनिषद में की गई है। राइट हो जाएगा आपका ए उत्तर। इसको आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद कमेंट में बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे भाई कि उपनिषद जो है इसको वेदांत भी कहा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसकी कुल मिलाकर के संख्या जो है ये 108 है, यानी कि 108 है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की एक प्रतीक है, यानी कि कौन सी सामाजिक प्रथा ऋग्वैदिक काल की एक सिंबल है, सिंबल यानी कि सिंबलिक है, बताओ। देखो, सामाजिक प्रथा ऋग्वैदिक काल, भाई ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल ये दो काल थे, और 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। 1000 से 600 के बीच के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में दहेज प्रथाएं थी, ऋग्वैदिक काल में दहेज प्रथा थी, तो राइट हो जाएगा दहेज प्रथा, डी ऑप्शन। दहेज प्रथा आप जानते ही हैं, है ना, लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को उपहार में कुछ दिया जाता है, सभी जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि भैया उनकी शादी है तो कुछ देखते हैं क्या मिला है क्या नहीं मिला है। फिलहाल ये बहुत गलत काम है। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता है, किसका निर्यात किया जाता है बताओ। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था किसका। देखो, सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्रों का अधिकतम निर्यात होता था। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सूती वस्त्र का। ओके, सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे। चांदी के सिक्के जो है सबसे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की भी पदवी दी गई है। राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य, वो भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना जो है कहाँ से मिलता है। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ पे मिलता है। देखो, सही आंसर हो जाएगा अजंता चित्रकारी में, ए ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा अजंता चित्रकारी में। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था। देखो भाई, मैं आपको बता दूं कि हमारा मेन मोटिव होता है कि कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाना। अभी 26 मिनट हुए हैं आपकी पूरी क्लास कंप्लीट करवाते हुए, हम क्वेश्चन नंबर 53 पर पहुंच गए हैं। इतनी बेहतरीन, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बताते हैं, एक्सप्लेन भी करवाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मेरा मोटिव यही है, ठीक है। अगर आपको लगता है मैं थोड़ी तेज़ चल रहा हूँ या क्लास आपको फास्ट लग रही है, तो भाई आप अपने हिसाब से स्पीड स्लो कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर समझिए, फिर आंसर दीजिए, वो आपके ऊपर अपना डिपेंड करता है। फिलहाल मैं तेज़ ही ऐसे ही चलता रहूँगा। तीसरी बात मेरे भाई, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मुझे मोटिवेशन मिलता है। पूरे एक महीने बीत जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। एक महीने बीत जाते हैं लेकिन अगर कहो कि 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए तो वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप सब सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। कह नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं समझा नहीं सकता हूँ आपको। पूर्व वैदिक काल में समाज जो है, इसका जो मेन मोटिव था, यानी कि जो इसका आधार था, ये क्या था, पेशा था। पेशा का मतलब होता है भाई कि आप जिस तरीके से काम करेंगे उसी समाज में आपको रखा जाएगा। जैसे अगर आपके अंदर ज्ञान था तो आपको ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर आप लड़ाई में, या फिर एक तरीके से कहा जाए भाई आप तलवार में चलाने में निपुण थे, यानी कि युद्ध में निपुण रहे हैं अगर आप, तो आपको क्षत्रिय कैटेगरी में रखा जाता था। और अगर आप जैसे सेवा करते, जैसे क्षत्रिय की सेवा करें या ब्राह्मण की सेवा करें, तो आपको मेरे भाई शूद्र कैटेगरी, वैश्य कैटेगरी, इन सब में रखा जाता था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 4 कैटेगरियाँ हुआ करती थी। ये जो है मेरे भाई, ये जो है आपका, ये किस पे आधार था, ये आपका पेशा पे आधारित था, है ना, इस तरीके से। और जो जाति व्यवस्था ये कब बनी, तो ये आपकी उत्तर वैदिक काल में बनी, कि आप अगर राजा हैं तो आपका बेटा ही राजा बनेगा, ये ऐसा था, है ना। कुल मिलाकर के ऐसा कहने का मतलब है। अगला, कर्म पर आधारित थे। पेशा का मतलब ये कर्म पर आधारित थे, जैसा आप कर्म करेंगे आपको उसी प्रकार से रखा जाएगा। अगर आप पढ़ते लिखते हैं, बढ़िया काम करते हैं, तो आपको ब्राह्मण कैटेगरी में रख दिया जाएगा। भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी। देखो, मूर्ति पूजा जो है आर्य काल के पूर्व से ही हुई थी। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आर्य काल के पूर्व से ही। हाँ, तो यहाँ पे अभी एक बात तो कंफर्म हो चुकी भाई, आर्य काल के पूर्व से ही, उसका भी राइट आंसर आर्य काल ही होगा, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज, देखो सिंधु सभ्यता जो है यह एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है भाई। कैसी थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी। और जो वैदिक सभ्यता ये कैसी थी, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। हमसे पूछा गया सिंधु कैसी थी, तो ये एक नगरीय थी। राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला, अशोक महान के बारे में क्या सत्य नहीं है।
अशोक महान के बारे में क्या सत्य नहीं है? अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। हाँ भाई बिल्कुल, बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी हो ही गया था। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी कराया। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, उन्होंने अपनी बेटी और अपने बेटे इन दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। बिल्कुल सही है। सोने की मूर्ति गला करके मुद्रा बनवाए, क्या यह सही है? बिल्कुल भाई, सोने की मूर्ति गलवाए थे, मुद्रा बनवाए थे, बिल्कुल सही है। इनके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी, गलत। ये अभिलेख जो है ये यूनान से संबंधित हैं, यूनानी भाषा से संबंधित हैं, यानी कि ये गलत है। डी ऑप्शन राइट होगा। हिंदी का कोई नाम ही निशान नहीं था, है ना। यूनानी या प्राचीन मगधी से संबंधित था, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति, भाई वैदिक काल में जो स्त्रियां हुआ करती थी इनकी स्थिति उच्च थी, क्योंकि जो वैदिक काल में स्त्रियां थी ये अपने पुरुषों के साथ किसी भी यज्ञ कांड में भाग ले सकती थी, साथ में उनका सहयोग कर सकती थी, हर कोई काम स्त्रियां कर सकती थी। इसलिए वैदिक काल में स्त्रियों की जो मतलब स्थिति है ये उच्च हो गई। हालांकि ये आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में थोड़ी सी कम हुई, लेकिन ये पहले यानी ऋग वैदिक काल में उच्च थी, बिल्कुल उच्च थी, है ना। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल के लिए थोड़ी सी गिरावट आई थी उत्तर वैदिक काल में, फिलहाल फिर भी अच्छी थी, है ना। प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से कौन जाना जाता था? देखो, प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से हम किसे जानते हैं? इसे हम जानते हैं वाकाटक को। किसे जानते हैं? वाकाटक को। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, वाकाटक को। ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने कि कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? बताएंगे कौन से राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है, बताओ। सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अनंत वर्मन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनंत वर्मन जो है भाई ये गंग वंश से हैं, ठीक है। किस वंश से हैं? गंग वंश से। चोल राजवंश से जैसे आपके पारंतक हो गए, आदित्य हो गए, विजयालय जो कि सबसे ज़्यादा प्रमुख था, है ना। तो ये हमसे पूछा क्या गया है कि कौन नहीं था? अनंत वर्मन बिल्कुल राइट होगा। थोड़ा सा समझ लीजिए। अनंत वर्मन जो है ये गंग वंश के प्रतापी राजा थे और ये कलिंग पर 71 वर्ष तक शासन किए थे। इन्हीं के काल में कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसके समय में करवाया गया था, तो आप क्या कहेंगे? जो गंग वंश का प्रतापी राजा था अनंत वर्मन, इनके समय में करवाया गया था। विजयालक, परंतक फास्ट और आदित्य प्रथम ये सब चोल राजवंश के राजा हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 4 वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? देखो, 4 वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? अबे आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है सबसे पुराना वेद कौन सा है? प्रथम वेद पूछा है मेरे भाई। देखो, ऋग्वेद जो है प्रथम वेद माना जाएगा, क्योंकि जब सबसे पुराना है तो प्रथम वेद है। अथर्ववेद जो है मेरे भाई ये आपका नया वेद है, इसे आधुनिक वेद के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल हमसे पूछा गया प्रथम वेद, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने, बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया था? बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया? सही उत्तर हो जाएगा आपका चंदेल वंश ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंदेल वंश ने। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से त्रिपिटक जो है किससे संबंधित? त्रिपिटक जो है मेरे भाई ये किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे आप जानते हैं 1991 में पूछा गया था यूपीएसआई में, इतना इंपॉर्टेंट है समझ लो। त्रिपिटक जो है मेरे भाई ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बौद्ध धर्म। अगर आप चाहें तो एक्सप्लेन थोड़ा सा समझ लें। देखो, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का आधारभूत और एक मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश इन्हीं 3 साहित्य के खंडों में संकलित हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, शुद्ध पिटक, ये पिटक जो है त्रिपिटकों में सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शुद्ध पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार और उपदेश का संग्रह किया गया है। विनय पिटक, ये पिटक जो है ये मठवासियों का एक अनुशासन संबंधी नियम है, यानी कि जो अनुशासन नियम वगैरह दिए थे बुद्ध ने, ये है आपके विनय पिटक में। ठीक है। अभिधम्म पिटक, ये इसमें बौद्ध मतों के दार्शनिक व्याख्याएं की गई हैं। किसमें? अभिधम्म पिटक में। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? अब देखो, हमसे पूछा गया जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। आपसे ये एग्जाम जो है ये मतलब ये जो क्वेश्चन है ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो जब आपसे कह दिया जाएगा वास्तविक शब्द जोड़ दिया जाएगा, यानी कि आपसे पूछ लिया जाए वास्तविक संस्थापक कौन थे, तब आप कहेंगे महावीर थे। हमसे पूछा जाए कि केवल और केवल जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तब आप क्या कहेंगे? ऋषभदेव। कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए, सबसे अंतिम को ही वास्तविक माना जा रहा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि अजंता गुफाओं का निर्माण जो है किससे संबंधित है, या फिर अजंता गुफा का निर्माण जो है किस कार्यकाल में हुआ था, किसके काल में हुआ था? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जल्दी से बताइए। सही उत्तर जो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा आदिकाल में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आदिकाल में। देखो, अजंता की गुफा का निर्माण जो है आदिकाल में हुआ था, और जो अजंता की गुफा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से ही प्रेरित है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो अजंता की गुफा ये है कहाँ पर मेरे प्यारे भाई? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। औरंगाबाद की जो स्थापना ये औरंगजेब ने की थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे।
भारत की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? देखो, भारत की प्राचीनतम राजधानी, वैसे आप जानते हैं कि 1911 में यानी 1911 में भारत की राजधानी जो है दिल्ली बनी मेरे प्यारे भाई, 1911 में। उसके पहले तो गाइस कौन थी? देखो 1911 से पहले जो थी मेरे प्यारे भाई कौन सी थी? वो कलकत्ता थी। लेकिन उसके पहले कौन सी थी, मतलब सबसे प्राचीन, तो वो थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कि भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? भारत में शंकराचार्य की पीठ कहाँ नहीं है? क्या द्वारिका में है, पुरी में है, मथुरा में है, बद्रीनाथ में है? कहाँ पे नहीं है? नहीं हमसे पूछा जा रहा है। देखो सही आंसर हो जाएगा आपका मथुरा में। भाई देखो जो शंकराचार्य की पीठ है मथुरा में नहीं है, द्वारिका में, पुरी में, बद्रीनाथ में है। थोड़ा समझ लो। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए देश में 4 मठों की स्थापना की, और चारों मठ में बद्रीनाथ जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है, द्वारिका नाथ जो है ये गुजरात में पड़ता है, श्रृंगेरी जो है कर्नाटक में, और पुरी जो है ये उड़ीसा धाम में है ना, जिसे कहते हैं कि 4 मठ। तो राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे मथुरा में नहीं है। सी ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला, गायत्री मंत्र का वर्णन किसमें मिलता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे समझाया था गायत्री मंत्र का वर्णन जो है किसमें मिलेगा। भाई गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है, सबसे प्राचीन वेद है। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ऋग्वेद से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। हाँ देखो, गायत्री मंत्र जो है मेरे प्यारे भाई इसका जो उल्लेख है ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है, और ये सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब समझो, हमसे पूछा गया रामायण के रचयिता कौन है, हमसे पूछा गया रामायण के रचयिता कौन है, हो जाएंगे वाल्मीकि। राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, वाल्मीकि, है ना। देखो रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं, और इसीलिए कहते हैं ना कि अगर रामचरितमानस करवाया जाता है तो कहते हैं भाई 24 घंटे का होता है, क्योंकि 1 घंटे में माना जा रहा है कि 1000 चौपाई पढ़ी जा सकती है। बीच में कुछ दोहे भी होते हैं फिलहाल, लेकिन अब कहाँ करते हैं, अगर रामचरितमानस वाले आते हैं ना कहने, तो भाई 24 घंटे में नहीं, मुश्किल से एक तरीके से कहा जाए बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर देते हैं, बहुत कम समय में कंप्लीट कर देते हैं। सुबह ही अगर आप दोपहर में बैठाओगे तो फिर दूसरे दिन सुबह ही कंप्लीट हो जाएगा। पता नहीं कैसे कंप्लीट कर देते हैं, हमें लगता है पूरा पढ़ते नहीं हैं, और नहीं पढ़ते हैं। बात बिल्कुल सही है। देखो समझिएगा, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया एक संस्कृति और एक अनुपम महाकाव्य है। रामायण लगभग 24,000 श्लोकों का एक महाकाव्य है। इसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस तथा वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। अगला सवाल, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? देखो अर्थशास्त्र जो है ये किसने लिखा था मेरे प्यारे भाई? अर्थशास्त्र ये लिखा गया था, जानते हो किसने लिखा था? ये लिखा था कौटिल्य ने मेरे प्यारे भाई, कौटिल्य ने। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से, कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य भी, विष्णुगुप्त भी, कुछ भी कह सकते हो। अर्थशास्त्र का संबंध जो है इनका ये किससे था? मुख्य रूप से राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे अर्थशास्त्र से ही। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, अर्थशास्त्र से। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? 70 नंबर सवाल है। 26 से शुरू किए थे, 70 पे पहुँच गए हैं, बताओ। सही आंसर हो जाएगा भारत का जो प्रसिद्ध नेपोलियन है ये किसे माना जाता है? समुद्रगुप्त को। वी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसे मुद्राएं पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। ओके मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे आपका जो एंशियंट हिस्ट्री है ये कंप्लीट हो गया है। कल से हमारा जो चलेगा ये चलेगा मिडवल यानी कि मध्य भारत, और ऐसे ऐसे हम कंप्लीट कर लेंगे। और आपने देखा मैं जितने भी क्वेश्चन आपके करवाए हैं, चाहे आपके वो गाइस इतिहास का पूछा जा रहा हो या कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, वो सारे आपके प्रीवियस ईयर हैं। और जो इतिहास का मैंने करवाया आज, ये सारे आपके यूपी पुलिस के द्वारा पूछे गए हैं। चाहे वो यूपीएसआई में पूछा गया हो, यूपीएसएएसआई में पूछा गया हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया हो, यूपीएसआई मृतक आश्रित, एएसआई मृतक आश्रित, कहीं भी पूछा गया हो, वही मैंने करवाया है। तो भाई बेहतरीन क्लास आपको लग रही है ना? लाइक कर दिया करो, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपनी जिम्मेदारी, अपने फ़र्ज को समझ पाओ। ठीक है, लाइक जरूर कर दिया करो। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप चाहें तो अपनी
जीके विषय को सुधारने के लिए इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 5000 जीके क्वेश्चंस की ई बुक है, आपको 60% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी मात्र 39 रुपये में। अभी इस पे डिस्काउंट चल रहा है, आपको मात्र 39 रुपये में इतनी बेहतरीन और लाजवाब कंटेंट कोई भी नहीं देगा भाई। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। ई बुक आपकी इमेज और कलरफुल है ताकि पढ़ने में मज़ा आए, बोरिंग महसूस ना हो। चाहें अगर आप इसे परचेज़ करना तो आप 8948667652 ये है व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप इस मैसेज करके ई बुक को परचेज कर पाओगे। केवल मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं लगेगी, इनकमिंग बंद बताएगा। बढ़ते हैं साइंस के क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने साइंस में लिए हैं, टिपिकल क्वेश्चंस लिए हैं। CHSL 2022 में पूछा गया, 1820 में किसने खोजा कि विद्युत धारा नज़दीकी चुंबकीय सुई को गतिमान करती है और इस प्रकार उन्होंने विद्युत चुंबकीय की खोज की। साफ तौर से ऐसा पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय की खोज जो है किसने की भाई? 1820 में की गई। किसके द्वारा की गई? ये किया गया था हेंस क्रिश्चियन ओस्टेड के द्वारा। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला सवाल है कि 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले पहले कुछ उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया? पावर बैटरी का आविष्कार मेरे प्यारे भाई, पावर बैटरी का आविष्कार राइट हो जाएगा एलेसेंड्रो वोल्टा। सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? CHSL में पूछा गया है भाई। देखो, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज जो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने की। राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने हवाई जहाज का आविष्कार किया था? CHSL 2020 में पूछा गया है, शिफ्ट नंबर 2 में। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑर्बिले और बिल्बर राइट ने। मेरे भाई, अब आपसे एक तरीके से कहा जाए तो आपने पढ़ा होगा कि हवाई जहाज का जो आविष्कार है ये राइट बंधुओं ने किया था। भाई, राइट बंधु का मतलब ही होता है कि राइट दो बंधु थे, यानी दो भाई थे। इन दो भाइयों ने मिलकर ही हवाई जहाज का आविष्कार किया था। उसमें एक थे ऑर्बिले और दूसरे थे बिल्बर। पूरा नाम ऑर्बिले राइट और बिल्बर राइट है, इसीलिए इन्हें राइट बंधु कहा जाता है। तो आप इतना तो समझदार हैं। और ये दोनों के दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने जो सबसे पहले उड़ान की ये 17 दिसंबर 1903 में किया था। 1903 में इन्होंने इसको उड़ान पहले भरवाई थी, ठीक है। और मेरे भाई, अगर कहा जाए इसका नाम क्या था तो ये राइट फ्लायर था, ठीक है, राइट फ्लायर था। इसको आप ध्यान रखेंगे। वैसे आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं कि राइट बंधु के द्वारा किया गया था, तो राइट फ्लायर बिल्कुल। PH में पी शब्द का क्या मतलब है? देखो, PH जो होता है मेरे भाई, ये आपका PH स्केल होता है। ये जैसे मान लीजिए ये आपका स्केल है, ठीक है, ये आपका PH स्केल है। थोड़ा सा सीधा बना देते हैं लाइन। अभी भी सीधी नहीं बनी, अभी भी नहीं बनी, अभी भी नहीं बनी। हमसे नहीं बनेगी हमसे नहीं बनेगी भाई, हमसे सीधी नहीं बनेगी। चलो, कुछ तो सीधी है फिलहाल के लिए। यहाँ पे जो होता है ये 1 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं। बीच में एक पॉइंट होता है 7 का। और अगर 1 से लेकर के 7 तक के बीच की प्रकृति है तो इसे PH में क्या कहा जाएगा? अम्लीय, यानी कि एसिड में होगा। और अगर 7 से लेकर के 14 तक है तो इसे कहा जाएगा क्षारीय। क्या कहा जाएगा? क्षारीय कहा जाएगा। और भाई, अगर 7 ही है तो इसे उदासीन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उदासीन कहा जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। हमसे पूछा गया PH में P शब्द का क्या अर्थ है? ये पोटेंज होता है। राइट हो जाएगा आपका डी उत्तर, पोटेंज, ठीक है। अगला सवाल है, वही मैंने जो समझाया है वही यहाँ पे इसका व्याख्या किया गया है, ओके। अगला सवाल है आपके सामने, दिष्ट धारा की आवृत्ति कैसी होती है? दिष्ट धारा की आवृत्ति जो है कैसी होती है? शून्य होती है। बिल्कुल राइट होगा, शून्य, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। एक विद्युत धारा हमेशा एक क्षेत्र का उत्पादन करती है। एक विद्युत धारा हमेशा कैसे क्षेत्र का उत्पादन करेगी? SSC JEE इलेक्ट्रिकल 10/12/2020 के शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है। देखो, जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड का उत्पादन करेगी। राइट हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का। करेक्ट हो जाएगा आपका डी उत्तर, चुंबकीय क्षेत्र का। अगला सवाल है आपके सामने कि एम्पियर के संबंध में सही कथन की पहचान करें। एम्पियर जो है मेरे प्यारे भाई, ये विद्युत धारा का
SI मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में जितने भी आवेश बहें उसे हम कहते हैं 1 एम्पियर। तो यहाँ पे देखो 2 कूलम गलत, मैंने अभी कहा जितने भी आवेश बहें, यानी कि प्रति आवेश प्रति सेकंड में बहे। भाई प्रति आवेश प्रति सेकंड में बहे उसे क्या कहा जाएगा, 1 एम्पियर कहा जाएगा। ठीक है, तो ये प्रति आवेश मैंने कहा, तो ये 2 कूलम कहाँ से हो जाएगा, गलत। 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह में 1 एम्पियर बनाता है, बिल्कुल सही है, राइट हो जाएगा आपका डी उत्तर। अगला सवाल, किसी प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तब धारा क्या होगी। किसी प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाएगा, प्रतिरोध यानी कि जब प्रतिरोध को हम बढ़ा देते हैं तब धारा में क्या परिवर्तन आएगा। भाई प्रतिरोध बढ़ेगी तो धारा जो है ये उसकी हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, आधी हो जाएगी। देखो यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। ओम का नियम क्या कहता है, V = IR। अगर आप I का मान निकालेंगे तो V/R आएगा। अगर प्रतिरोध आप 2 गुना कर देंगे I बराबर, तो V/2R हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए मेरे प्यारे भाई इसका आधा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए I बराबर I/2 हो जाएगा। ओके, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन डैश की क्रिया के कारण होता है। किसकी क्रिया के कारण, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन जो है किस क्रिया के कारण होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जल्दी से बताओ, समझो। ये राइट हो जाएगा, जो फोकस दूरी में परिवर्तन है ये होता है पच्छावी मांसपेशियों के द्वारा। ये हो जाएगा पच्छावी मांसपेशियों के द्वारा। भाई देखो थोड़ा समझो, जैसे अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वो क्या कहता है कि अब हमारी आंखों से थोड़ा कम दिखता है। तो क्यों कम दिखता है, क्योंकि जो उनकी पच्छमावी मांसपेशियाँ होती हैं, पच्छमावी जो मांसपेशियाँ होती हैं ये थोड़ी थोड़ी सिकुड़ने लगती हैं, और जब सिकुड़ने लगती हैं तो अपनी फोकस दूरियाँ जो हैं ये कम करने लगती हैं। और जो भाई फोकस दूरी में परिवर्तन होगा, कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कम दिखाई देगा, है ना। और जब ना तो नज़दीक का स्पष्ट दिखाई दे और ना ही दूर का स्पष्ट दिखाई दे, तब आप कहेंगे उन्हें जरा दृष्टि दोष है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई व्यक्ति है उसे निकट की वस्तुएं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो आप क्या कहेंगे। अगर निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तो आप कहेंगे निकट दृष्टि दोष है, बिल्कुल उल्टा होता है। अगर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तो आप कहेंगे दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, बिल्कुल उल्टा होता है। और मुख्य रूप से आपसे पूछा जाता है निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है। भाई निकट दृष्टि दोष में हम कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस। कौन सा, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में ये लगाते हैं हम उत्तल लेंस। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को कितनी दूरी या कितनी दूर रखना होगा। भाई अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको स्पष्ट दृष्टि से पढ़ने के लिए क्या रखना होगा। सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, 25 सेंटीमीटर। अगला, मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी क्या होगी। भाई देखो अगर अभिनेत्र लेंस पतला हो जाएगा तो उसकी जो फोकस दूरी है, या फिर मेरे प्यारे भाई जो फोकस लेंथ है, ये कितनी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी। सही आंसर हो जाएगा फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अगर अभिनेत्र लेंस पतला है तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। जेईई सिविल में पूछा गया सवाल है। अगला देखो, अगला है, हाँ, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है। सूर्य जो है पृथ्वी को किस माध्यम के द्वारा ऊष्मा देता है। एसएससी सीपीओ सम इंस्पेक्टर में पूछा गया है 2019 में। भाई सूर्य का प्रकाश जो है ये पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से आता है। सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, विकिरण के माध्यम से। भाई लाइक कर दिया करो यार, इतने बच्चे देखते रहते हो फिर भी लाइक नहीं करते हो। देखने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, लाइक करने वालों की संख्या बहुत कम। ऐसा अन्याय मत करो, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। आज लगभग हमें लगता है कि 1 घंटे की क्लास अपनी कंप्लीट करवा ही देंगे, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। भाई देखो, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभावित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। समझिए, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा या फिर ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। भाई समझो, ऊष्मा या ऊर्जा संग्रहित होगी किस रूप में, ताप में। हमसे पूछा गया, राइट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। सही हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ें, चलो। हाँ,
अगर आपसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, 1/2 mv²। ओके। अगला, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है, कम क्यों हो जाता है? भाई पानी का क्वथनांक यानी कि उसके जो उबलने का काम है ना, ये ऊंचाई पर जाने पर कम क्यों हो जाएगा, क्यों कम होता है? मुख्य रूप से कारण यही होता है भाई, कम वायुमंडलीय दाब, यानी वायुमंडलीय दाब जो है कम होता है। जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तब क्वथनांक जो है ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखो, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक क्यों करते हैं? यानी कि जब आप हवाई जहाज से उड़ते हो या फिर हवाई जहाज में जब आप यात्रा करते हो तो आपने देखा होगा, पहले ही बता दिया जाता है, या फिर आप भी जानते हैं कि अगर आपने कोई पेन वगैरह अपने जेब में लगाया है तो उसे निकाल लेना चाहिए, वरना उसकी स्याही जो है वो आपके कपड़े को बर्बाद कर देगी। इसी वजह से कारण यही है, क्योंकि आप जानते हैं कि पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दाब होता है, और जब कम वायुमंडलीय दाब होगा तो स्याही जो है ये जाहिर सी बात है निकल जाएगी। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, कम वायुमंडलीय दाब के कारण। अगला देखो, के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है के बराबर होता है, किसके अनुसार? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अब आप इस तरह जानते हैं कि दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक क्या होता है, क्या होता है दाब का मात्रक, क्या होता है, पास्कल। और दाब का मतलब क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, आप जानते होंगे फिलहाल। दाब बराबर यानी प्रेशर बराबर क्या होता है भाई, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि एक क्षेत्रफल में लगाए गए बलों की जो मात्रा होती है। अब समझो, वही कह रहा है कि दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है, पास्कल का सिद्धांत होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पास्कल का सिद्धांत। अगला देखो, अगला है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? फिर से समझो थोड़ा सा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाए, रेडियस उसकी कम हो जाए, और इसका जो द्रव्यमान है, उसका जो मास है, ये बिल्कुल स्थिर रहे, कोई भी परिवर्तन ना हो, तो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन के कारण उसके एक्सेलरेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सवाल पूछा गया है। CHSL 2017 का सवाल है। भाई देखो, गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर त्रिज्या कम है और द्रव्यमान स्थिर है तो भाई उसका गुरुत्वाकर्षण का त्वरण जो है ये कैसा होगा? अधिक होगा। बी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं इसके संबंध में। अगला देखो, एक लिफ्ट जो एक व्यक्ति समान वेग के साथ नीचे जा रही है, एक व्यक्ति के साथ नीचे जा रही है, उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन कैसा होगा? भाई समझो, लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है लिफ्ट, और उसमें किसी व्यक्ति के स्पष्ट वजन कैसा होगा, ये पूछा गया है। बताओ, इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताओ सही आंसर क्या होगा। देखो, जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है भाई, उसी के बराबर वजन जब व्यक्ति स्थिर रहता है। राइट होगा डी ऑप्शन। अगला देखते हैं अगला सवाल। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है, किसके साथ? बताओ। देखो, ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण के साथ त्वरण कम हो जाएगा। त्वरण कब कम होगा भाई? ग्रहों की ऊंचाई में वृद्धि। जिस तरीके से ग्रह की सतह में ऊंचाई होती रहेगी, उसी तरीके से गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, ये कम होता जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, आप इतना जानते हैं, देख सकते हैं आप फिलहाल। अगला, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि आप जब बंदूक चलाते हैं तो बंदूक से गोली निकलने के बाद आपको पीछे धक्का क्यों देती है? या फिर आप जब नाव से नदी के किनारे उतरते हैं तो नाव पीछे क्यों जाती है? या फिर आप रोड पर, या फिर एक तरीके से कहा जाए आप चल सकते हैं, ऐसा क्या कारण है भाई? इसका मुख्य रूप से कारण क्या है? आप किसी दीवार पे गेंद मारते हैं, वो दीवार फिर से वापस आपके पास आती है। इन सब का कारण है क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि अगर आप किसी को मारोगे तो वो भी आपको मारेगा, मतलब बदला अपना लेगा जरूर। साफ तौर से ऐसा कह सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी को धक्का दोगे तो वो आपको धक्का देगा जरूर, है ना। अब वो बात अलग है कि वो आपसे कमज़ोर हो, वो बात अलग है, लेकिन धक्का देगा। तो फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटेगी? मुख्य कारण ये है कि न्यूटन के गतिविषय का तीसरा नियम फॉलो करेगा। तीसरे नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ओके भाई। अगला, न्यूटन के पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के पहले नियम को हम गैलीलियो का नियम, न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम, ये दोनों कहते हैं।
तो राइट हो जाएगा आपका जड़त्व का नियम, सी ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि न्यूटन का जो पहला नियम है यही कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, या फिर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये होता है न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जब वस्तु स्थिर है तब तक, एक वस्तु जब तक वह स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, यदि उसमें गति है तो वह गति में ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह न्यूटन के कौन सा नियम है? अभी बताया भाई, न्यूटन का प्रथम नियम है, राइट होगा ए ऑप्शन, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, यानी कि जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ, अगर आपसे भाई ये पूछा जाए कि न्यूटन ने अपने तीनों नियम किस पुस्तक में दिए हैं भाई, तो याद रखिएगा प्रिंसिपिया, ये पुस्तक है न्यूटन की, ये पुस्तक है न्यूटन की, इसमें इन्होंने इसकी व्याख्या की है। अगला, एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें वस्तु को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। अब देखो, साफ तौर से आपसे बता दिया गया है न्यूटन का दूसरा नियम। आप जानते हैं कि न्यूटन के दूसरे नियम से निष्कर्ष निकलता है F = ma, यानी कि फोर्स जो है ये मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मास जो है ये जो फोर्स है ये मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। भाई हमसे यहाँ पे कह दिया गया, बल दे दिया गया है, हमसे यहाँ पे मेरे प्यारे भाई m यानी कि द्रव्यमान भी बता दिया गया है, ए हमारा बचा है, ए मतलब हो जाएगा त्वरण यानी एक्सेलरेशन, यानी ऑप्शन एक सी करेक्ट हो जाएगा, त्वरण। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, त्वरण, एक्सेलरेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका आंसर बताना है, कौन सा युग्म सही नहीं है। समझिएगा, नहीं आपसे कह रहा है भाई, लाइक कर दिया करो यार, मेहनत हम आपके लेंगे, इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपनी जिम्मेदारी और फर्ज को समझ पाओ। लाइक कर दो एक बार सभी मित्र। कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल का जलवाष्प और अंश मापा जाता है, सही है। लैक्टोमीटर से तरल का विशिष्ट घनत्व मापते हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि आप जानते हैं लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं कि दूध में कितना पानी है और कितना दूध है, ये हम मापते हैं। एनीमोमीटर से वायु की गति पवन वेग मापा जाता है, सही है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं, बिल्कुल सही है। तो हमारा गलत इसमें कौन सा है भैया? ये हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। रक्तदाब का पता लगाने के लिए जो संबंधित संवेदी ग्राही है, ये क्या है? ये है आपका मेकानोमीटर, राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कम तापमान को मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कम तापमान को मापने के लिए, राइट हो जाएगा। कम तापमान को मापने के लिए हम क्रायोमीटर का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, अगला, किए गए काम को मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? किए गए काम को मापने के लिए, राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अर्गोमीटर का। सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्गोमीटर का। थोड़ा सा समझ लो, जो यूडियोमीटर है भाई ये गैसों के आयतन को मापता है। एनीमोमीटर जो है ये बहते हुए वायु की गति व शक्ति को मापने, या फिर आप कह सकते हैं कि एनीमोमीटर को हम पवन वेग मापी भी कह सकते हैं। जो हाइटोमीटर है भाई ये वर्षा के जो मापक है इसको ये मापता है कि कितनी सेमी वर्षा होती है, ये सब मापता है। विकिरण के सभी प्रकार जैसे अल्फा, बीटा, गामा, इनका पता लगाने के लिए, उनकी माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विकिरण के जो प्रकार हैं जैसे अल्फा प्रकार हो गया, बीटा प्रकार हो गया, गामा प्रकार हो गया, इन सबका पता लगाने के लिए, मतलब ये अल्फा है, बीटा है या गामा है, हम किसका प्रयोग करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा, हम इसे गीगर काउंटर के द्वारा मापते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गीगर काउंटर के द्वारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो भाई यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट क्लास जो है कंप्लीट हो चुका है, और आई होप ये बेहतरीन और लाजवाब क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। पूरे 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, और मेरे प्यारे भाई आप ऐसे मित्र हैं कि अभी तक कुछ ऐसे भी हैं जो स्वार्थी बैठे हैं, वो क्लास को फ्री में देख रहे हैं। भाई अगर आप फ्री में देख रहे हो तो उसका थोड़ा सा तो मुझे बेनिफिट दे ही दो, आप लाइक तो कर ही दो। आप लाइक करोगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और मेरे प्यारे भाई आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा थोड़ा सा परिवार बढ़े और मैं आपको बेहतरीन क्लासेस दे पाऊँ। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो। और आज की हमारी ये मेहनत आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे भाई, आपके कमेंट्स का इंतजार है। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
नमस्कार। अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।